जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही साथ जय जय श्री राम। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश के देख रहे तीसरे क्लास लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरा क्लास, और तीसरा क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये जनगणना से संबंधित है। उत्तर प्रदेश तो बताया जाएगा, लेकिन जनगणना के से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, चाहे भारत के हों या विदेश के, उसको भी 3-4 पॉइंट में समाप्त किया जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या ऐसा टॉपिक है, आप लोगों को पता ही है कि उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एकदम अनिवार्य होता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। मेन टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, मेन पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, जो एक नोट्स ही है हुबहू, ठीक है ना। देखते हैं जनगणना का इतिहास। ये पूरे विश्व का है जनगणना का इतिहास, ठीक है ना। ये पूरे विश्व का ये जनगणना इतिहास है। आप लोग याद रखिएगा, ये विश्व का है, ठीक है ना। क्या है? विश्व का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुआ और कहां स्टार्ट होता है। ये दोनों पॉइंट है एक ही जगह। आधुनिक क्या देखना हमको, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कब स्टार्ट होता है पूरे विश्व में और कहां स्टार्ट होता है। तो 1749 में सर्वप्रथम स्टार्ट होता है। कहां? स्वीडन में। कहां होता है? स्वीडन में। तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में कहा? तो स्वीडन में होता है। ये विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, 10 की जनगणना, यानी पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं किया जा रहा अभी, पूरे विश्व में सबसे पहले 10 की जनगणना किस देश में प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले पूरे भारत में जो 10 की जनगणना है, सर्वप्रथम कहा? तो 1790 में अमेरिका। कहा? 1790 में अमेरिका में स्टार्ट किया गया। तो है ना क्वेश्चन आज का बढ़िया, यानी पॉइंट आज का बढ़िया। तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। यानी जब 10 की पूरे विश्व की बात करें कि विश्व में, क्वेश्चन ऐसा बना है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जनगणनी 10 की जनगणना स्टार्ट किया गया, यानी प्रारंभ किया गया। तो अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में। लेकिन क्वेश्चन कर दे कि सर्वप्रथम पूरे विश्व में 10 की जनगणना कब स्टार्ट किया गया था। तो 1790 में किया गया था। कब किया गया था? 1790 में किया गया था। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट इसी से संबंधित। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश भारत था, और ब्रिटिश द्वारा ये जो व्यवस्था था लाई गई थी। तो हम लोग ब्रिटेन का भी देखते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में 1801 में, कब? 1801 में प्रथम बार जनगणना कराई गई थी। इंग्लैंड में पहली बार कब कराई गई थी? तो 1801 में पहली बार इंग्लैंड में जनगणना कराई गई थी। और जब भारत की बात होती है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, और 1881 में 10 की जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। तो आगे पॉइंट देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो आया जनगणना की पद्धति, तो कहां से? तो इंग्लैंड से ही, इंग्लैंड वालों ने, यानी ब्रिटेन वालों ने ही ब्रिटिश भारत में लेकर आया। लेकिन उसीलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लैंड में कब जनगणना हुई थी। तो 1801 में हुई थी। कब हुई थी? 1801 में। तो याद रखिए, स्वीडन सबसे पहले। कहा? स्वीडन। 10 की जनगणना सबसे पहले कहा? अमेरिका में, ठीक है ना। उसके बाद थे ब्रिटेन में कब? इंग्लैंड में कब? तो 1801 में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब भारतीय जनगणना का इतिहास हम लोग देखते हैं। तो भारतीय जनगणना के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि 2 व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन बनता है। ये दोनों व्यक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने आप लोग स्टार लगाइए उतना ही कम पड़ेगा। चाहे लॉर्ड मेयो का हो और चाहे लॉर्ड रिपन का हो, दोनों जगहों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसके काल में, यानी किसके समय में प्रारंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में। किसके? लॉर्ड मेयो के समय में। कब? तो 21 फरवरी 1872। कब हुआ था? 21 फरवरी 1872 को, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारत में जनगणना
यानी कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 21 फरवरी 1872 को। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन फिर क्वेश्चन कर दे कि लॉर्ड रिपन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर दे कि 10 की जनसंख्या कब स्टार्ट हुआ था? तो 17 फरवरी 1881 में 10 की, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 10 की जनगणना यानी प्रत्येक क्या होगा? प्रत्येक 10 वर्ष पे तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर तभी से पद्धति अपना लिया गया और प्रत्येक 10 वर्ष में क्या किया जाता है? जनगणना किया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं हो पाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन क्या बनता है कि 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुआ? तो 17 फरवरी 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग इन दोनों पॉइंटों को। लेकिन एक तथ्य आप लोग जान लीजिए, एक तथ्य क्या जानना है? तो भारत में प्रथम जनगणना उसके पहले यानी 1872 के पहले भी हो चुका है। कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लेकिन पूरे भारत में नहीं हो पाया। कहां हुआ? तो सिर्फ उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुआ था। तो देखते जाइए आप लोग, एक से एक बढ़ के आप लोग को पॉइंट मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं जनगणना 2011। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेगा, अब बनता भी है चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011, अभी 2021 आया नहीं, यानी हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से। लेकिन अब तक भारत में कुल 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी? 15 जनगणना हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी 16वां आना बाकी है, हो नहीं पाया है सिर्फ कोविड-19 की वजह से। तो अब 2011 ही अभी हम लोग पढ़ते आते हैं, अब वहीं से क्वेश्चन भी बनता है। तो जनगणना 2011 के प्रतीक चिन्ह थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन बन सकता है कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। शुभंकर क्या? तो प्रगणक शिक्षिका, याद रखिएगा, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। हमेशा इस पॉइंट को विशेष कर ध्यान दीजिएगा, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन वही शुभंकर पूछ दे कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। अब प्रतीक चिन्ह आते हैं, प्रतीक चिन्ह पर। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह में ध्यान दीजिएगा, पृष्ठभूमि आप लोग देखते हैं यही चीज है, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह पृष्ठभूमि में प्रदर्शित मकान आप लोग देखते हैं, इसमें क्या है? मकान है। मकान सूचीकरण व आवासीय गणना को, उसमें प्रदर्शित व्यक्ति जनसंख्या प्रगणना को व्यक्त करते हैं। प्रगणना को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ये आप लोग देखेंगे, यही क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है। क्या है वो? प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि 9 व्यक्तियों में 3 वयस्क महिलाएं पीछे बाल में जूड़ा बनाई हैं, 2 वयस्क पुरुष, 2 लड़कियां पीछे, ठीक है ना, बाल में 2 जूड़ा बनाई हैं तथा 2 लड़के हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो छोटा छोटा पॉइंट है लिखा गया, वही मानव बनाए गए हैं। और मानव में कौन कौन है? तो मानव में यानी कुल कितने? तो 9 व्यक्ति शामिल हैं। कुल कितने? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं? 9 व्यक्ति उस प्रतीक चिन्ह में शामिल हैं। 9 में 3 वयस्क महिलाएं हैं। 9 में कितनी? 3 वयस्क महिलाएं हैं। और 3 वयस्क महिलाएं पीछे बाल में क्या बनाई है? तो जूड़ा बनाई है। पीछे बाल में क्या बनाई है? जूड़ा बनाई है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 वयस्क पुरुष हैं। क्या है? 2 वयस्क पुरुष हैं और साथ ही साथ 2 लड़कियां हैं। 2 जो लड़कियां हैं वो भी पीछे बाल में जूड़ा बनाई हैं। ये विशेष कर ध्यान दीजिएगा जूड़ा वाले पे, ठीक है ना। फिर तथा अब उसके बाद से 2 लड़के हैं। तो जो पुरुष की बात करेगा अगर टोटल, तो 4 होंगे। कितने टोटल पुरुष? 4। लेकिन 4 में क्या कर दिया है? 2 वयस्क और 2 लड़के। लेकिन जब महिलाओं की बात करता है तो कुल महिला 5 है। कितनी है? 5 है। 5 में अब क्या कर दिया है कि 3 वयस्क हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो यानी इस मिला के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 9 मानव है, 9 व्यक्तियों का वो प्रतीक चिन्ह बनाया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें मकान के ऊपर 10 बिंदुओं वाला तारा 10 की जनगणना का द्योतक है। 10 बिंदुओं वाला देखिएगा, यहां है 10 बिंदुओं वाला जो तारा है वो किसका है? तो 10 की जनगणना का द्योतक बनाया गया है। जबकि मकान के बीचों बीच में एक वृत्त प्रदर्शित, एक वृत्त है। आप लोग देखिएगा यहाँ चक्कर के बाद एक वृत्त है, ठीक है ना। प्रदर्शित व्यक्ति समावेशी विकास में व्यक्तियों के भागीदारी का द्योतक है। यानी कैसे कैसे समाज में व्यक्ति का समावेशी विकास, ये सब चीजें उसको दर्शाया गया। इस प्रतीक चिन्ह को बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो पदार बिंदा रथ को जाता है। किसको? पदार बिंदा रथ को। यानी कि 2011 के जनगणना का प्रतीक चिन्ह ये जो है किसने बनाया है? तो पदार बिंदा रथ ने बनाया है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य, यानी राज्यों से है, कौन राज्य किसके लिए जनगणना 2011 में जाना जाएगा। ये एक एक पॉइंट है, इस पर विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरत की चीजें हैं और परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य राज्यवार जो है, इसमें देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। जनसंख्या घनत्व जानते हैं आप लोग कैसे निकलता है? प्रति किलोमीटर में देखा जाता है कि कितने व्यक्ति हैं, उसके अनुसार निकाला जाता है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं एक वर्ग किलोमीटर एक है, ठीक है ना। क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर है। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में ये देखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं 600 व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा? 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? तो 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे घनत्व निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम जनसंख्या, यहां सर्वाधिक पूछा है, यहां क्या पूछ रहा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जानते ही हैं आप लोग कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ध्यान रखिएगा आप लोग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। अब लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? जैसे जनसंख्या घनत्व तो ऐसे है, तो लिंगानुपात कैसे निकालेंगे? तो लिंगानुपात में देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना। यानी 1000 मेल पे कितने फीमेल है, ये देखा जाता है। तो जैसे 1000 पे मान लेते हैं 900, तो 1000 पुरुष पर कितना? तो 900 महिलाएं हो जा रही हैं। तो यही क्या है? ये क्या है? लिंगानुपात है। ये क्या है? लिंगानुपात है। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा,
सबसे कम लिंगानुपात वाला है, यानी महिला और पुरुष में बहुत ज्यादा यहाँ संख्या में अंतर है। तो इसलिए जो भी बेटी से संबंधित, बेटी बचाओ से संबंधित जो भी पहल की जाती है, एक पायलट योजना चलाई जाती है, कोई योजना का शुभारंभ किया जाता है, तो 99% कहां से किया जाता है? हरियाणा से किया जाता है। तो आप लोगों को अगर याद ना हो, बेटी से संबंधित आए तो हरियाणा अगर ऑप्शन में हो तो आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, 99% आशा रहता है कि सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन है? केरल है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार आप लोग जानते ही हैं काहे लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक तरह से आईएएस पीसीएस देने का कार्य अगर कोई करता है, आईएएस आईपीएस और पीसीएस, तो बिहार राज्य ही करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोग का। अगला स्लाइड देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011, हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है भारतीय जनगणना का, उसका हम लोग एक बार एक नजर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पीछे अभी देखेंगे हम लोग, फिर देखते हैं भारतीय जनगणना 2011। तो भारत की कुल जनसंख्या कितना था? तो ध्यान दीजिएगा, यहां देख लीजिए आप लोग, 1,21,91,422, ठीक है ना। इसमें पुरुष कितने हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ महिला कितनी है यहाँ, ठीक है ना। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या का प्रतिशत 10 की वृद्धि, आजादी के बाद 10 की वृद्धि, आजादी के बाद ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। सबसे अधिक क्या दर्ज की गई है? गिरावट दर्ज की गई है। आजादी के बाद सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो इसमें याद रखिएगा हमेशा कि सबसे अधिक 10 की जो वृद्धि है, उसकी गिरावट किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में हुआ है? तो 2001 से 2011 के बीच में हुआ है। 2001 से 2011 के बीच में हुआ। अब ध्यान देते हैं, 2001 से 2011 के लिए जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है? तो 17.64% है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, और यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं, तो विशेष कर याद रखिएगा 17.64, ठीक है ना। और 3 पिछले 10 की वृद्धि की तुलना में 3.90% अंक का क्या हुआ है? गिरावट हुई है, यानी एक कमी हुई है, ठीक है ना। यानी कि 1991 से 2001 के बीच में जो था 10 की वृद्धि, उससे भी 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि था, उसमें गैपिंग कितना है? तो 3.9 का है, यानी उतनी की कमी आई है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। कितना है? 19,98,12,341 है। और जो सर्वाधिक है सभी प्रदेशों में, क्या है? ये सर्वाधिक है, ठीक है ना। अगर भारत में किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। लेकिन सबसे कम की बात करता है तो सबसे कम कौन हो जाएगा? सिक्किम का। अगर पूरे भारत में किस राज्य में सबसे कम है जनसंख्या? तो सिक्किम का था। कितना? तो 6,07,688, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। क्या पढ़ा जा रहा है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। अब कुल जनसंख्या, अभी उत्तर प्रदेश का जो पीछे जिक्र किया गया कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। 16.51%, यानी पूरे भारत की जनसंख्या को अगर 100% में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें अकेले यूपी का कितना प्रतिशत बनता है, तो 16.51% है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो ये जनसंख्या है इसमें जो पुरुष हैं, ठीक है ना, इसमें क्या है, जो पुरुष है उनकी प्रतिशत कितनी है, तो उनकी प्रतिशत है 52.29%। कितना है, 52.29%। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो 47.71% है। कितना है, 47.71% है। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या एक देखेंगे ग्रामीण, एक देखेंगे नगरी। नगरी यानी कि शहरी, नगरी यानी कि शहरी। तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि 77.73% है। लेकिन वही नगरी जनसंख्या की बात करें तो 22.27% है। बस एक डाटा याद रखिए, एक इसमें से जहां तुलना कर रहा है, एक तरह से पक्ष विपक्ष समझ लीजिए, जहां तुलना कर रहा है वहां एक पक्ष का बस याद रखिए, दूसरा पक्ष का अपने आप निकल के चला आएगा, ठीक है ना, जब प्रतिशत पूछता है तो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है, ठीक है ना। अब आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से, तो सबसे ज्यादा प्रयागराज का है, उसके बाद मुरादाबाद का है, और उसके बाद से गाजियाबाद का है। यानी पहले नंबर पर प्रयागराज, संगम नगरी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है, ठीक है ना। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में पहले नंबर पे कौन है, तो महोबा है, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर है, उसके बाद चित्रकूट और हमीरपुर है, ठीक है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया ये नोट्स है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, जब भारत का देख रहे थे हम लोग कि जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं, तो जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर है, क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। अब 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकलेगा, तो मान लेते हैं यहां 1 वर्ग किलोमीटर में 2000 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 2000 व्यक्ति हैं। अब 2000 व्यक्ति, अब यहां क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि प्रति वर्ग किमी क्या हो जाएगा, 2000 व्यक्ति हैं। कितना हो जाएंगे, 2000। एक उदाहरण के लिए, ठीक है ना, ऐसे जनसंख्या घनत्व निकलते हैं। तो अब इसी अनुसार हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो 2000 का हम लोग डाटा बोले हैं, बताए हैं उदाहरण के तौर पर, वहां कितना हो जाएगा, वहां कितना हो जाएगा टोटल, तो 829। कितना हो जाएगा, 829। अब कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि होती है, तो जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि होती है, तो 139। यानी कि अगर इसके पहले के दशक में जाएंगे तो इससे 139 को कम कर देंगे, यानी कि उतना था। लेकिन वर्तमान में कितना, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितना, तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, जो वृद्धि हुई है उस तरह तो 829 है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, यानी सर्वाधिक से घटते क्रम में, शीर्ष से निचले स्थान पे तो कौन है, तो पहले नंबर पे कौन है, गाजियाबाद है, पहले नंबर पर गाजियाबाद।
उसके बाद वाराणसी का है और उसके बाद लखनऊ का है। फर्स्ट गाजियाबाद, सेकेंड वाराणसी और थर्ड लखनऊ का है। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, यानी कि अब नीचे से ऊपर की तरफ। पहले हम लोग पढ़े थे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी शीर्ष से नीचे की तरफ, अब नीचे से शीर्ष की तरफ। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन है? तो सबसे कम है ललितपुर का, उसके बाद सोनभद्र का, उसके बाद हमीरपुर का है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश में आप साक्षरता दर देखते हैं। क्या देखते हैं? साक्षरता दर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश, जहां प्रदेश लगेगा आप समझिए सब उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 67.72% है। कितनी है? 67.72% है। इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? अब इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं तो पुरुष का अलग, कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, उसके बाद महिला की साक्षरता दर कितनी है। तो हम तो इसको तो याद ही रखेंगे 67.72%। इसी को 100% में कन्वर्ट कर देते हैं, तब देखते हैं कि प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, यानी कि जब इसको 100% में कन्वर्ट करते हैं तो अब इसमें से जो पुरुष हैं, ठीक है ना, इसमें से जो पुरुष हैं, ठीक है ना, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3 है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा 57 यहां हम महिला लिख देते हैं 57.2%। कितना? 57.2%, यानी कि इसके आगे जीरो लग जाएगा, यहां भी जीरो लग जाएगा। ठीक है ना। प्रतिशत क्या है? ये साक्षरता दर, यानी कि 67.72% को अगर 100% में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 77.3% पुरुष और 57.2% क्या हो जाएंगे? महिला हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं हम लोग 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि, यानी कि अब जो 10 की वृद्धि है उसमें साक्षरता दर में 1991 से 2001 में जो था, फिर 2001 से 2011 के समय था, तो वही वृद्धि, यानी कि 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितना? तो 11.36% की वृद्धि होती है। 11.36% की वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा अगला, पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितनी है? तो अब गैपिंग पूछ रहा है, तो कितना है? 20.1%, यानी कि 20%, 20.10%, यानी एक ही बोलते हैं 20.1%। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पहले नंबर पर कौन है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना। पहले नंबर पर कौन? गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पर कौन? कानपुर नगर। तीसरे नंबर पे कौन? तो औरैया। कौन है? औरैया है। ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन है। ठीक है ना। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन है? अब इसमें भी इसमें नोट कर दिया गया कि पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन है? तो पहले नंबर पे हैं श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर। तीसरे पे कौन? बलरामपुर। ठीक है ना। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912। कितना? 912। ठीक है ना। 900 कितना है? 12 है। याद रखिएगा 912, यानी 1000
पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 912 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी? 912। कौन सी जनगणना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई, यानी लिंगानुपात में कितना वृद्धि होता है? तो कितना? 14 का वृद्धि होता है। कितने का वृद्धि होता है? 14 का वृद्धि होता है। यानी कि जब हम 1999 से 2001 के बीच में जाते हैं, सॉरी 99 बोल रहे हैं, 1991 से 2001 के बीच वाले 10 की जनगणना पर जाते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, पीछे भी अगर ऐसा बोले हो 1999 या 2001 तो उसको गलत मानिएगा आप लोग। 1991 से होगा और 2001, यानी 10 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो 1991 से 2001 के बीच में जो लिंगानुपात था वो कितना था? तो 912 से 14 कम था। कितना था? 912 से 14 कम था। तो यही बोल रहा है कि 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई। वृद्धि कितने का होती है? तो 14 का होती है। कितने का वृद्धि? 14 का होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, यानी कि शीर्ष से नीचे के तरफ, ठीक है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, तो पहले नंबर पे कौन है? जौनपुर है। जौनपुर में कितना? तो पुरुष से भी वहां ज्यादा महिलाएं हैं। तो पुरुष 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो 1024 महिलाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। या कितना है? सर्वाधिक है, पुरुषों से ज्यादा है, तो इसलिए क्वेश्चन कर सकता है। तो 1024 है, यानी 1000 पुरुष पर 1024 क्या है? महिलाएं, यानी 24 की संख्या और अधिक हो गई है, ठीक है ना। यानी कि लिंगानुपात में बेहतर है। दूसरे नंबर पे है आजमगढ़। आजमगढ़ में भी अधिक है। कितना? 1019, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1019 है। तीसरे नंबर पर देवरिया है। ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे देवरिया है। देवरिया में भी 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 1017 महिलाएं हैं। तो ये 3 हैं जिले जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। उसमें सर्वप्रथम जौनपुर, दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर देवरिया। चलते हैं अगला देखते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है ना। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे। यहां तो हम लोग शीर्ष से नीचे की तरफ देख रहे थे, अब यहां हम लोग क्या देखेंगे? बढ़ते क्रम में, यानी नीचे से शीर्ष के क्रम में, ठीक है ना। तो जिले कौन है बढ़ते क्रम में? तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर। पहले नंबर पे कौन है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमीरपुर है और बागपत है, जहां 1000 पुरुषों पे 861 महिलाएं हैं। उसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा है, जहां 1000 पुरुषों पे 863 महिलाएं हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग के लिए ये डाटा बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, या तो लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि दर क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि दर। तो उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि दर में क्या देखना है? तो देखिए, पॉइंट डाला गया है कि 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितना था? तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का कितना? तो 20.23%। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना? तो 1.85%। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट 5.62%, ठीक है ना। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% है, ठीक है। फिर 21.23% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना, गाजियाबाद है और श्रावस्ती है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन है? तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है। कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है।
चलिए अगला देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 20.69%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 20.69% है, 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश यानी कितना, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सीतापुर है। कौन है, सीतापुर है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो बागपत है। सबसे कम वाला कौन है, बागपत है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी पहले इसके पहले पेज पर एससी पढ़े थे, अब एसटी। कौन, जिसे 60 नाम में हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 0.6%, यानी नाम मात्र का। और इनको चलते हैं, आरक्षण पर नहीं जाते हैं, छोड़ते हैं, वो सब चीजें बताना यहाँ से नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो बागपत है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, बागपत है। फिर पूछ रहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले, यहाँ यानी जहां अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा अयोध्या और जालौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन है, अयोध्या और जालौन, यानी कि अनुसूचित जनजाति से रहित जिले हैं, ठीक है ना। तो इतना तो 4 पॉइंट बताया गया है, लेकिन आप लोग से एक क्वेश्चन रखते हैं कि एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सिपाही में आया भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी वाली कौन सी जनजाति है, यानी सर्वाधिक आबाद जनसंख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम कमेंट देखेंगे कि किसका किसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्लम जनगणना। उत्तर प्रदेश में स्लम जनगणना, आप लोग को पता है स्लम जनगणना, स्लम यानी कि झोपड़पट्टी वाला, क्या, झोपड़पट्टी वाला जगह, ठीक है ना। अब देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है ना। अब 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, देश की 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, 9.5% है, ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में, यानी शीर्ष से नीचे के तरफ, पहले नंबर पर मेरठ, दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे नंबर पर कानपुर नगर है, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 3.12%। याद रखिएगा भारत में पूछे तो 9.5%, भारत में पूछे तो 9.5%, लेकिन प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में पूछे, एक किसका है, भारत का, ठीक है ना, और एक किसका है, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। कितना, 3.12%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश धर्म आधारित जनगणना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश धर्म आधारित जनगणना, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। जैसे जनगणना हम लोग उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, तो उसी में हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे, तो ये अंतिम पॉइंट है जनगणना का कि धर्म आधारित जनगणना, ठीक है ना। यानी जो उत्तर प्रदेश में धर्म, जिस धर्म के लोग रहते हैं उस धर्म में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो ये इस पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में, घटते यानी कि शीर्ष से नीचे के तरफ, शीर्ष से
नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा आप लोग को पता है, ये सबको पता है कि हिंदू क्या है, प्रथम स्थान पे। हिंदू उत्तर प्रदेश की बातें छोड़िए, पूरे भारत में हिंदू की आबादी क्या है, सर्वाधिक है, यानी प्रथम। ये बहुसंख्यक है और बाकी कौन है, अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, सर्वाधिक आबादी वाला बहुसंख्यक होता है और आधे से अधिक आबादी वाला क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, और उससे कम वाले अल्पसंख्यक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू पहले स्थान पे है, मुस्लिम दूसरे स्थान पे। तो हिंदू को तो सब लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है मुस्लिम से। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्म के लोग आबादी में चौथे स्थान पे आते हैं। तो आबादी में चौथे स्थान पे आते हैं तो दूसरे स्थान पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे नंबर पे कौन है, सिख है। चौथे नंबर पर ईसाई है। पांचवें नंबर पर जैन है। पांचवें नंबर पे कौन है, जैन है। और छठे नंबर पर बौद्ध है। छठे नंबर पे कौन है, बौद्ध है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है, यानी कि जो अल्पसंख्यक ये वर्ग हैं इनकी प्रतिशत कितना है। तो अल्पसंख्यकों की प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो टोटल अल्पसंख्यक हैं इनकी प्रतिशत कितना है, तो 20.3%, यानी 20.30% है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः कौन है। तो लिंगानुपात आ रहा है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, जो धर्म या जो जात सबसे ज्यादा शिक्षित होते हैं उनका लिंगानुपात में अंतर कम होता है। ठीक है ना। क्यों, तो जब शिक्षित हैं तो उन्हें बेटी का महत्व पता है। जो अशिक्षित होते हैं उन्हीं को लगता है कि बेटी कुल नहीं चला पाएंगे, बेटा ही कुल चलाते हैं, बेटा ही हमारे उत्तराधिकारी हैं। जबकि ये पूरी की पूरी मानसिकता गलत है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने से लेकर चाहे कहा जाए कि बाउंड्री पर देश की सीमा करने के लिए हर जगह बेटी कहीं ना कहीं अव्वल आती है। IAS का रिजल्ट आता है, उसमें देखिएगा कि बेटी ही लगभग टॉप पे रहती हैं। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं वो उनकी महत्ता को बढ़ावा दिया जाए सरकार की तरफ से। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जहां भी लिंगानुपात कम होता है वहां बेटियों के प्रति सजग होकर और उनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है कि ईसाई जो धर्म है शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत ही आगे है हर धर्मों से। तो ईसाई में क्या होगा, लिंगानुपात में जो अंतर होगा वो कम होगा। तो देखते हैं, ईसाई पहले स्थान पे, ईसाई क्या है, पहले स्थान पे, और उनका लिंगानुपात यानी 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पे 950 महिलाएं हैं। और सबसे कम किसका है, सिख का है। ये सबसे कम है। ठीक है ना, किसका, सिख का। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम सिख का है तो उनका कितना है, 885 है। कितना है, 885 है। ठीक है ना। सर्वाधिक एवं सबसे कम, तो सर्वाधिक वाले में ईसाई 950, सबसे कम वाले में तो सिख। ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर आप लोग बताइएगा। हमें तो आशा है कि बेहतर लगा होगा। बेहतर टॉपिक भी थी जनगणना, और उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए विशेष तौर पर ये रामबाण साबित होगा। और निश्चित है कि क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और देखकर कमेंट जरूर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि किसका आंसर सही आ रहा है। और इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब्सक्राइब हो। जय हिंद, जय भारत।